हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। आप सभी का बीपीएससी अफेयर चैनल पे स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ को फ्रेंड्स, क्लास 6 to 12 एमसीक्यू के माध्यम से और चैप्टर वाइज। तो आज का जो पार्ट है वो पार्ट 11 है और ये भी टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। आज पार्ट 3 है ब्रिटिश सत्ता का। तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है फ्रेंड्स, 2 पार्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर वहाँ से देख लेंगे। आप लोग चैप्टर पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करें यहाँ पे, तो आप लोग को बहुत मदद मिलेगा, आप लोग की तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा आज का। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? मतलब किस बंगाल के बादशाह ने कब 1733 ईस्वी बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो वो बहादुर शाह फर्स्ट थे, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला या अहमद शाह? तो वो कौन थे फ्रेंड्स? मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में सूबेदारी दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो साथ देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स बीपीएससी की तरफ से, तो आप लोग इसको एक बार फिर देख लें। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? तो ये किसने बोला था? अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? अलवर्दी खान ने दिया है यूरोपियन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो ये किसने कहा था, कब कहा था अंग्रेजों को? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर, मतलब ब्रिटिश भी थे और फ्रांसीस भी थे। ठीक है, किलेबंदी के विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं की कोई भय नहीं है? तो ये किसने बोला था? शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलवर्दी खान या सिराजुद्दौला? तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था? अलवर्दी खान ने बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो ये कौन थे कि बंगाल का वह कौन नवाब था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उनके ही शब्द में समुद्र में आग लग जाएगी? तो ये कौन था? अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम? तो कौन था? अलवर्दी खान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कह रहा है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों कौन तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच, यहाँ डच होगा फ्रेंड, डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशिष्ट कष्ट नहीं देंगे? तो ये किसने अपने सेना को बोला था, अपने उत्तराधिकारी को किसने ये बोला था? अलवर्दी खान ने बोला था, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम? तो किसने बोला था ये? अलवर्दी खान ने। और अपने उत्तराधिकारी को सलाह दिया था
तो इनका उत्तराधिकारी कौन था फ्रेंड्स? वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? लीजिए अब क्वेश्चन आ गया ही। सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर जाफर या मीर कासिम? तो कौन था वो? सिराजुद्दौला था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनियों के बीच विवाद के कारण। तो बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला। और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण था? पहला कहता है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलाबंदी, अंग्रेजों द्वारा दशक फ्री पास का दुरुपयोग, या भोगड़े कृष्ण वल्लभ को कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। इन कथनों में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि अलवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को ये बात कहा दिया था कि अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता की जो किलाबंदी हो रही थी उससे नाराज़ था। तो ये बात सही था। अंग्रेज़ों द्वारा दशक फ्री पास का दुरुपयोग कर रहा था, ये भी ठीक है। और भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कोलकाता में अंग्रेज़ों द्वारा शरण देना, हाँ, तो वो जो भागा था भगोड़ा था कृष्ण वल्लभ, उसको अंग्रेज़ों ने अपने किले में शरण दे रखा था कोलकाता में। तो ये भी सही है। तो क्या हो गया? ये 1 2 3 तीनों सही। चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 है कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार। फर्स्ट, काल कोठरी की त्रासदी या त्रासदी बोलिए। तीसरा कहता है अलीनगर की संधि। सी, प्लासी का युद्ध, ये डी। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं काल कोठरी की शादी कब हुआ था। तो हम लोग सूची 2 में देखिए क्या है यहाँ से 15 से 20 जून 1756। दूसरा ऑप्शन है 20 जून 1756। तीसरा ऑप्शन है 9 फरवरी 1757। चौथा ऑप्शन है जून 1757। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध देखते हैं पहले। तो प्लासी का युद्ध तो हम लोग सभी जानते हैं 23 जून 1757 को। तो डी में 4, तो डी में 4 कहाँ है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचाइए। अब देखिए सी में 3 दिया हुआ है दोनों में, तो सी में हम लोग 3 लगा देंगे। इसी तरह आप लोग को टैकल करना है एग्ज़ाम में। तो सी में देखिए क्या है, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को। ठीक है, अब देखिए काल कोठरी की शादी कब हुआ था? ये हुआ था 20 जून 1756 को। ठीक है, और सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब हुआ था? वो हुआ था 15 से 20 जून। ठीक है, तो चलिए 1756 में। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो क्लाइव की जागीर कौन सा क्षेत्र कहलाता था बंगाल में? क्या वो 24 परगना था, नादिया था, वर्धमान था, या इसमें कोई नहीं? तो क्लाइव का जागीर कौन सा क्षेत्र बंगाल में कहलाता था? 24 परगना। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि? तो आप लोग सभी जानते हैं कि मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना राजधानी ट्रांसफ़र कर लिया था। तो उसी का रीज़न बताना है क्यों क्या था। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप ना हो। ठीक,
बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। तीसरा कहता है मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। तो कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो मीर कासिम जो है ब्रिटिशर से दूर रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके कामकाज में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा? बंगाल के किस नवाब ने, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ठीक है, तो ये किस बंगाल के नवाब ने बोला था ब्रिटिश कंपनी से? तो अलवर्दी खान ने बोला था, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम? तो आप लोग को बताना इसमें ये किसने बोला था ऐसा स्टेटमेंट? वो था मीर कासिम। मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो ये कदम जो है असाधारण था, ये साधारण नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए कह रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग को बताना है अब। तो क्या वो अलवर्दी खान थे, सिराजुद्दौला थे, मीर जाफ़र थे या मीर कासिम थे? तो कौन थे वो? मीर जाफ़र थे। क्यों ऐसा इन्होंने किया था? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाने वाला कौन था? ब्रिटिश था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, देखिए क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद का जो संधि हुआ था फ्रेंड्स, वो 2 हुआ था। एक हुआ था 12 अगस्त को, और दूसरा कब हुआ था? 16 अगस्त को। ठीक है, तो पहला जिसके साथ हुआ था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, और दूसरा कौन था? दूसरा सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला था दूसरा। तो आप लोग को किसके कंसेप्ट में बताना है, किसके संदर्भ में बताना है? शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो कह रहा है शाह आलम द्वितीय को काड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। दूसरा कह रहा है कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेज़ों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इन कथनों में कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो आप लोग देखिए, दूसरा जो इसमें जो संधि हुआ था फ्रेंड्स, इसमें हुआ था शाह आलम द्वितीय को काड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए, ये सही बात है। कंपनी 26 लाख रुपये सालाना के बदले, हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिशर ने ले लिया था, तो दूसरा भी सही है। ठीक है, अब देखिए तीसरा कह रहा है हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार के अंग्रेज़ों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई, यह भी सही है। तो तीनों इसके सही संदर्भ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करा है इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी 16 अगस्त 1765। हम लोग पढ़े भी फर्स्ट संधि और द्वितीय संधि, तो द्वितीय किसके बीच हुई? तो हम लोगों ने बता दिया था अभी आपको, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, शुजाउद्दौला एवं क्लाइव, मीर कासिम एवं क्लाइव, या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन थे फ्रेंड्स? शुजाउद्दौला एवं क्लाइव था। ठीक है, सॉरी आपको यहाँ में सिराजुद्दौला बोल दिया था फ्रेंड, शुजाउद्दौला था। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? कर्नल क्लाइव का किसे गधा या सियार का संज्ञा दी गई थी? सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम या नजमुद्दौला? तो वो कौन था फ्रेंड्स? हम लोग सभी जानते हैं मीर जाफ़र को। क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र अंग्रेज के अधीन था। ठीक है, चलिए देखिए, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बोतल यानी फैंटम जिसको बोलते हैं के रूप में उल्लेखित किया था? तो किसको उल्लेखित किया था कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के नवाब को? क्या वो मीर जाफ़र था, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला या मुबारकुद्दौला? तो कौन था इसका फ्रेंड्स? तो आप लोग को बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा। इसमें होगा मुबारकुद्दौला। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कर्नल माल्सन ने कहा, ठीक है, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक ऐसी थाली है जिसमें जब भी चाहो हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो ऐसा स्टेटमेंट किसके लिए दिया गया था? सिराजुद्दौला के लिए, मीर जाफ़र, मीर कासिम या नजमुद्दौला? तो किसके लिए दिया गया होगा फ्रेंड्स? गेस करेंगे तो हम लोग पाएंगे मीर जाफ़र के लिए। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिशर के अधीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो कहाँ पे? डिंडीगुल में। और डिंडीगुल को हम लोग कुछ दिन पहले के लेक्चर में पढ़े थे। ये कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है डिंडीगुल? तो यहाँ पे ताला जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, डिंडीगुल का ताला। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। तो वो किसने किया था? इमादी, चिक कृष्णराज, हैदर अली, टीपू सुल्तान या इसमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? ये हैदर अली ने किया था। ठीक है, डिंडीगुल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो आर्कट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था कि पहले ये आर्कट से अंग्रेजों को बाहर करेगा फिर अतः भारत से? तो क्या वह चंद साहिब था, मोहम्मद अली था, हैदर अली या टीपू सुल्तान? तो ऐसा किसने बोला था ये स्टेटमेंट? तो ये हैदर अली ने बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक, जो कि 1766 से 69 के बीच हुआ था। द्वितीय एंग्लो मैसूर, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। अब बताना है सूची 2 में कह रहा है मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो आप लोग को मैच करना है फ्रेंड। तो जिसको भी याद होगा वो बना के जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन सा ट्रीटी हुआ था? मद्रास का। ठीक है, दूसरा कौन सा हुआ था? दूसरा एंग्लो ट्रीटी युद्ध में फ्रेंड्स दूसरा हुआ था, आप लोग बताएं, वो था मैंगलोर का। और तीसरा कौन था फ्रेंड्स? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। और फोर्थ कौन था? फोर्थ में हम लोग जानते हैं टीपू सुल्तान डेथ कर गया था। तो इसमें टीपू सुल्तान का डेथ हो गया था। तो इसमें हम लोग जानते हैं कोई संधि नहीं हुआ था। तो संधि कितने हुआ था? 3 संधि ही हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को अब बताना है। तो अब देखिए, पहला कहता है मद्रास की संधि, दूसरा मैंगलोर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। तो ये ऑलरेडी मैच किया हुआ है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ए ऑप्शन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, तो हम लोग को देखना है। पहला कहता है जनरल स्मिथ, दूसरा कहता है जनरल आयरकुट, तीसरा कहता है जनरल मेडोस और चौथा कहता है जनरल स्टुअर्ट। ठीक है, स्टुअर्ट। ठीक है, तो हम लोग का बताना, इसमें सूची मिलाना है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग को इसमें अब क्या दिया गया, इसमें जनरल का नाम दिया गया है जो युद्ध लीड कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग को प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन था जनरल, उसका नाम क्या था, स्मिथ। ठीक है, जनरल स्मिथ। दूसरे में कौन था, आयरकुट, आयरकुट था दूसरे में। ठीक है, तीसरे में कौन था, तीसरे में मेडोस था, तीसरे में मेडोस था और चौथे में स्टुअर्ट था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन, तो ये ऑलरेडी मैच किया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अब एंग्लो मैसूर युद्ध से इतना याद रखना है, आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था, कौन सा गवर्नर जनरल के समय, आप लोग बताएं। और दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी। तो हैदर अली का युद्ध, हैदर अली का मृत्यु पूछ रहा है जो 1782 ईस्वी में हुआ था, किसके कौन से एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो किस में हुआ था, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय इनका डेथ हुआ था। और चतुर्थ में कौन हुआ था, चतुर्थ में टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। ठीक है, और एक आप लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन, ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ कहाँ पे स्थापित किया गया था, श्रीरंगम पट्टनम में। ठीक है, और किसने ये करवाया था, टीपू सुल्तान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था। तो अब आपको गवर्नर का नाम बताना है, ये थोड़ा डीप में हो गया, तो आप लोग कोशिश करें। मैड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैककेरन और लॉर्ड स्टेफेंस। तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड मैककेरन थे उस समय के मद्रास के गवर्नर, जिन्होंने साइन किया था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पे। ठीक है, तो आप लोग अगर ट्रिक में याद रखें तो ऐसे रख सकते हैं, मैंगलोर की संधि हुई थी, एम फॉर मैंगलोर और एम फॉर मैककेरन, ऐसे याद रखेंगे। चलिए द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका पूछ रहा है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, उस समय का गवर्नर जनरल पूछ रहा है कौन था, वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोरे या लॉर्ड वेलेस्ले। तो कौन था उस समय का द्वितीय एंग्लो मैसूर के समय, वैरन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था। किसको निष्कासित करने के लिए, अंग्रेजों को। तो संपर्क किसके साथ किया था ये पूछ रहा है, क्या वो फ्रांस था, अरब था, अफ़गानिस्तान, मॉरिशस या तुर्की। तो कौन था उसमें आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सभी थे, सभी के साथ टीपू सुल्तान ने सभी देशों के साथ संपर्क साधा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और कोई भी सजेशन हो
या कुछ और तरह स्ट्रेटेजी चाहते हैं आप लोग, उसका सजेशन ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और शेयर करें। चलिए देखिए, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो पूछ रहा है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जब हो रहा था टीपू सुल्तान के विरुद्ध, ठीक है, क्योंकि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली मर चुका था, तो तृतीय का कौन लीड कर रहा था? टीपू सुल्तान। तो पूछ रहा है टीपू के विरुद्ध में चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल था। तो चतुर्पक्षीय क्या क्या मतलब हुआ? ये श्रीरंगपट्टनम में तो चारों साइड से लगा हुआ था, तो आपको उसका नाम बताना है स्टेट का, कौन लगा हुआ था चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल था? ट्रेवनकोर, निज़ाम, मराठा एवं अंग्रेज। ट्रेवनकोर, निज़ाम, मराठा एवं फ्रांसिस। रुहेलखंड, ट्रेवनकोर, मराठा एवं अंग्रेज। रुहेलखंड, ट्रेवनकोर, निज़ाम एवं मराठा। तो आप लोग को अगर नहीं भी पता रहेगा फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं टीपू किससे लड़ रहा था? अंग्रेज़ों से, क्योंकि हैदर अली ने बहुत सारा स्टेटमेंट दे रखा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो फ्रांसीसी जहाँ जहाँ उसको काट देंगे, ये यहाँ फ्रांसीसी नहीं, तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी इंग्लिश नहीं है, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अंग्रेज यहाँ है, यहाँ है, 2 ऑप्शन रहा। चलिए अब हम लोग फिर मिलाते हैं। देखिए यहीं से ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड। रुहेलखंड, ये उसके आसपास कहीं भी नहीं है, ये रुहेलखंड। रुहेलखंड बहुत दूर है, तो इससे ऑप्शन को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। बचा कौन? एक ही ऑप्शन बचता है। इसको इस तरह हम लोग ना भी जानते हुए कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन था? ट्रेवनकोर, निज़ाम, मराठा एवं अंग्रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये किसने कहा था? किसने कहा था मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, सिराजुद्दौला ने या मीर कासिम ने? तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था? टीपू सुल्तान ने, ठीक है। तो आप लोग को स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना है। चलिए, किसकी अत्यंत प्रयास उक्त थी? कह रहा है किसकी अत्यंत प्रिय उक्त थी, ठीक है। भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है फ्रेंड, आज भी यूज़ करते हैं बहुत सारे। ये किसने कहा था कि भेड़ की तरह एक लंबी ज़िंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, अलवर्दी खान ने या मीर कासिम ने? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था फ्रेंड्स? ये दिया था टीपू सुल्तान ने बोला था, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरुओं ने प्रत्येक सिख से दशांत धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया? ठीक है, आरंभ किया। करा किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांत धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजश्री वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो आपको बताना है कि ये कौन सा सिख गुरु थे जिन्होंने धार्मिक कर वसूलना चालू किया और साधु वेश को त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो वो कौन थे? अर्जुन देव, हरगोविंद, तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? तो कौन थे वो? अर्जुन देव, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? आपको नहीं पे ध्यान रखना है, नहीं किया था। कौन? वेलेस्ली ने। वेलेस्ली सहायक संधि, ये तो वेलेस्ली का था ही। सम्मेलन, युद्ध या धोखेबाजी? तो किसका प्रयोग वेलेस्ली ने नहीं किया था? धोखेबाजी का प्रयोग, युद्ध नहीं किया था, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक ज़रूर करें और कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर दें, ठीक है। और हम लोग ब्रिटिश सत्ता का विस्तार में आज 3 पार्ट कवर कर लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे दूसरा कोई टॉपिक। तो हम लोग कुछ दिन में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे, फिर उसको लेके चलेंगे दूसरा सब्जेक्ट को। तो आप लोग रिवाइज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।